जय हिंद साथियों। मैं हरि सिंह और आज आपके सामने लेकर आया हूँ वीडियो भर्ती जो हो रही है उसके लिए साइंस और जो टेली कम्युनिकेशन एक तरह से अपन कहें कि टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है अपने पास, और उस टेक्नोलॉजी वाले पार्ट के अंदर जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके कुछ एमसीक्यूज है। और ये एमसीक्यूज ध्यान रखना कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो वही आज मैं प्रश्न आपके सामने दूसरा पार्ट लेकर आ रहा हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 आपके सामने अपलोड कर दिया है 2 दिन पहले, और उसको बहुत सारे लोगों ने देखा है। आपने यदि नहीं देखा तो उसको पहले जाकर देखिए, फिर आप इस वीडियो पर आइएगा, ताकि 1 से 20 प्रश्न वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपके पास आज आपके पास में 21 से 40 तक के प्रश्न इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। टोटल 100 प्रश्न है, और उस 100 प्रश्न में से 5 वीडियो मैं आपके सामने रखूंगा छोटे छोटे। और एक साथ वीडियो नहीं रखने का कारण यह है कि 2 से 3 घंटे का बड़ा वीडियो बनेगा, और फिर ना आप वो देख पाओगे ना मैं उसको बना पाऊंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ प्रश्न के उत्तर ही नहीं दिखाने, उसके साथ उस प्रश्न का डिस्क्रिप्शन या डिटेल भी देनी है। आप इस प्रश्न को देखेंगे, यदि एक प्रश्न आप देखिए और उस एक प्रश्न के बाद में यदि आपको अच्छा लगे तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, नहीं तो आप स्किप कर दीजिएगा। और ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे, ये मैं गारंटी लेके देता हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपन प्रश्न की ओर। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना और फिर उसके बाद में बेल आइकन क्लिक करने से मेरे जो भी वीडियो नए आएंगे वो आपको एक नोटिफिकेशन के रूप में उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपन प्रश्न की ओर बिना देर किए। पहला है प्रश्न अपने पास, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? उपग्रह के प्रश्न है तो कुछ उपग्रह के प्रश्न होंगे, कुछ टेक्नोलॉजी के प्रश्न होंगे, और कुछ होंगे अपने दूरसंचार के प्रश्न। तो तीनों प्रश्न अपने पास इसमें शामिल होंगे। तो भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट, एप्पल, इनसेट 1A, भास्करा। बताइए कौन सा है? तो पहला अपने पास कौन सा है? एप्पल है। कौन सा है? एप्पल। अब आप सोचेंगे एप्पल तो हमने कभी सुना ही नहीं नाम। तो चलिए चलते हैं एप्पल के बारे में कि एप्पल है क्या। तो ये देखिए एप्पल के बारे में पूरा का पूरा मैंने इस तरह से डिस्क्रिप्शन इसमें लिख दिया, एक डिटेल लिख दी है। तो इससे आपको क्या थोड़ा सा आसानी होगी कि प्रश्न जो है एज इट इज वैसा नहीं आए, और मान लीजिए थोड़ा सा घुमा कर आ जाए तो आप उससे ये सही कर सको। देखिए पूरा नाम क्या है एप्पल का? तो एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट एप्पल का पूरा नाम है। एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। प्रक्षेपण की तिथि कब ये प्रक्षेपित किया गया? तो 1981 के अंदर प्रक्षेपित किया गया, 19 जून 1981। यदि आप तारीख न भी याद करें तो सन थोड़ा याद रखिएगा। कहां से हुआ? फ्रेंच गुयाना से। एरियन रॉकेट से। तो रॉकेट भी याद रखना कि वाहक कौन सा है इसका? तो एरियन रॉकेट है। भारतीय अंतरिक्ष अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा यह विकसित किया गया, तो भारत के द्वारा विकसित हुआ था। उद्देश्य क्या है इसका? तो भारत में संचार, कम्युनिकेशन और टेलीविजन प्रसारण के क्षेत्र में प्रयोग करना। तो ध्यान रखना 1981 में जब प्रक्षेपित किया उसके बाद में भारत के अंदर एक तरह से टेलीविजन का एक युग आ गया, और इस टेलीविजन के युग ने पूरी की पूरी लोगों की दिशा बदल दी। कहते हैं कि धीरे धीरे टेलीविजन का आविष्कार हुआ, और उससे पहले रेडियो चलते थे। ध्यान रखना उससे पहले क्या चलते थे? रेडियो चलते थे। और जैसे टेलीविजन आया फिर एंटीना वाला जो दौर आया कि एक छतरी होती थी घर के ऊपर, और छतरी के ऊपर एक एंटीना लगा था, उसको सही करते थे लोग, और फिर नीचे वो टीवी होती थी। तो ये एंटीना क्या करता था? ये एप्पल से एक तरह से अपना आउटपुट लेता था और अपने को देता था। ठीक है, तो ये हो गया। चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सिग्नल एनालॉग सैटेलाइट सिस्टम में प्रचलित है? एनालॉग सैटेलाइट सिस्टम में प्रचलित है। टीडीएमए, एफडीएमए, सीडीएमए और ओएफडीएमए। इसका राइट आंसर है अपने पास एफडीएमए। अब एफडीएमए क्या होता है, एफडीएमए की क्या क्या चीजें होती है वो अपन आगे देखते हैं। तो चलिए चलते हैं एफडीएमए का पूरा नाम देखते हैं अपन पहले तो, कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और हिंदी में भी मैंने लिखा आपके सामने, कभी हिंदी में प्रश्न आ जाए तो आवृत्ति विभाजन बहुअभिगम। आवृत्ति विभाजन बहु अभिगम। मुझे खुद पता नहीं था, फिर मैंने हिंदी इंग्लिश गूगल पे देखा, फिर वहां से इसको मैंने कॉपी किया। तो मैं आपके सामने बोल भी देता हूँ कि मैंने यहाँ से कॉपी किया। हिंदी में आवृत्ति विभाजन बहु अभिगम, थोड़ा दिमाग में रखना आप। देखो होता क्या, एफडीएमए जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है, ये मल्टीपल एक्सेस टेक्निक है जिसका उपयोग सैटेलाइट संचार या मोबाइल नेटवर्क में किया जाता है। ये मोबाइल नेटवर्क और संचार सैटेलाइट दोनों के अंदर किया जाता है। ये ध्यान रखना अपने को। क्या होता है क्या ये? तो ये देखो, हर उपयोगकर्ता को अलग अलग आवृत्ति बैंड, फ्रीक्वेंसी बैंड दिया जाता है, ताकि वे एक सिग्नल भेज सके और एक दूसरे से हस्तक्षेप, बिना हस्तक्षेप किए भेज सके। ध्यान से मान लो मैं एक ही लाइन और एक ही लाइन से बार बार सिग्नल भेज रहा हूँ, दूसरे भी इसी लाइन से भेज रहा, तो ये धीरे धीरे अवरोध हो जाएगी, एक तरह से लोड हो जाएगा इसके ऊपर। परंतु एफडीए में क्या करता है? एफडीए में हर बंदे के लिए एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी भेजता है, ताकि एक दूसरे से हस्तक्षेप न हो और काम आसानी से चल सके। तो ये एफडीएमए का कार्य है अलग अलग सिग्नल भेजने का सभी के साथ।
ठीक है, चलते हैं 23। प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सैटेलाइट का संचालन किस बेस स्टेशन के द्वारा नियंत्रित होता है? बेस स्टेशन क्या होता है ये आपको ध्यान रखना। बेस स्टेशन क्या होता है तो ध्यान रखना, बेस स्टेशन होता है ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन। ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन को बेस स्टेशन बोलते हैं कि ये स्टेशन है, यही से मान लीजिए एक भू स्थिति उपग्रह है और उसको संचालित करना है, उसको देखना है कि क्या हो रहा है, तो इस बेस स्टेशन के उसको नियंत्रित करेंगे और बेस स्टेशन से ये सीधा सीधा कनेक्ट होता है। ये अपनी जो भी सूचना है वो सीधा इस बेस स्टेशन को भेजेगा। होता है क्या ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन? तो चलिए देखते हैं अपन। ये रहा, मैंने देखिए कितने अच्छी तरह से आपके सामने डिटेल रखी है कि आपको ये समझ में आ जाए कि ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन भी है क्या। तो वह एक केंद्र होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है जहां से उपग्रह, सैटेलाइट या ड्रोन, यूएवी को नियंत्रित और मॉनिटर किया जा सकता है। मैंने वही बताया आपको, ठीक है। यानी अंतरिक्ष में घूम रहे उपग्रह से संपर्क रखने और उसके सभी कार्य को संचालित करने का यह मुख्य केंद्र होता है। मुख्य केंद्र होता है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम का मतलब वो उपग्रह को संचालित करने का कार्य करता है। चलिए चलते हैं अपन कुछ और कि इसरो के प्रमुख ग्राउंड स्टेशन कौन से है जो भारत में, ठीक है। तो देखिए इसरो के प्रमुख कुछ ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है। ISTRAC, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, इसका पूरा नाम है ISTRAC, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क। कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर है, सबसे बड़ा है ये, ध्यान रखना। फिर हसन अर्थ स्टेशन, ये कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है। फिर भोपाल में भी है, लखनऊ में भी, और पोर्ट ब्लेयर ट्रैकिंग स्टेशन भी है पोर्ट ब्लेयर के अंदर। तो ये देखिए कुछ ट्रैकिंग सिस्टम है, थोड़ा अपने को एक थोड़ा ध्यान रखना है, कभी प्रश्न पूछ ले कि ISTRAC क्या होता था? इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, जो ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम में आता है। चलिए चलते हैं 24 नंबर प्रश्न पर। एक संचार उपग्रह का जीवन काल औसतन कितना होता है? औसतन पूछा है, एक एवरेज पूछा है कि हाँ भाई इतना तो होना ही चाहिए, क्योंकि इतना तो उसको काम करना है वहां जाके। तो आपको कहना चाहिए कि 24 है, और इस 24 नंबर प्रश्न का उत्तर है 10 से 15 वर्ष। 10 से 15 वर्ष इसका राइट आंसर है। अब देखो 10 से 15 मतलब कि अलग अलग उपग्रह होते हैं हमेशा, और उस अलग अलग उपग्रह का अलग अलग साल अपने पास होता है। तो चलिए देखते हैं अपन क्या होता है। उपग्रह का जीवन काल, लाइफ स्पैन, वह समय होता है जब वह सही तरीके से काम करता है और अपनी कक्षा में ऑर्बिट मतलब कक्षा में रहकर सिग्नल प्रसारित करता है, ट्रांसमिट कर सकता है। जीवन काल किन बातों पर निर्भर करता है, मैंने ये भी आपके सामने रख दिया। तो अपन पूछे कभी प्रश्न कि उपग्रह का जीवन काल किस बात पर निर्भर है या किस बात पर निर्भर नहीं है, तो 3-4 ऑप्शन है, वो अपने को याद रख ले। पहला है अपने पास ईंधन यानी फ्यूल, कि मान लीजिए कक्षा बनाए रखने के लिए सीमित मात्रा में होता है, और यदि फ्यूल खत्म हो गया तो उसका काम खत्म हो जाएगा। फिर अपन कहते हैं सौर पैनल, सोलर पैनल्स हो गए, समय के साथ इनकी ऊर्जा देने की क्षमता घटती है। मान लीजिए एक सोलर पैनल है, अभी ये 100 मेगावाट की ऊर्जा देता है, 2 साल बाद में ये 80 पर आ जाएगा, 3 साल बाद में ये और 50 पे आ जाएगा, धीरे धीरे इसकी एक क्षमता कम होती रहती है। तो ये सोलर पैनल भी इसमें थोड़ा उपयोगी साबित होता है। और 2-3 और है, तो वो अपने देखते हैं। अंतरिक्षीय विकिरण, कभी कभार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। कुछ पिंड होते हैं और पिंड चलते रहते हैं अंतरिक्ष में, और जैसे वो पिंड किसी अपने उपग्रह के किसी भाग पर टच हो जाता है और वो उसको क्षति पहुंचा देता है, तो वो उपग्रह नष्ट हो सकता है। तो अपन कह सकते हैं कि स्पेस रेडिएशन, अंतरिक्ष विकिरण भी लंबे समय रखने में एक तरह से उपयोगी साबित होता है कि भाई ज्यादा अपन उसको चोट नहीं पहुंचाई हुई हो तो वो लंबा चलेगा, ठीक है। और ये हो गया कि कक्षा के प्रकार, कौन से कक्षा है ये, ऑर्बिट कौन सा है, ये भी सबसे बड़ी बात है। देखो जियो है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है तो 10 से 15 साल तक रहेगा। लियो है यानी लो अर्थ ऑर्बिट है तो ये 5 से 7 वर्ष रहेगा। तो अपन यदि लो अर्थ ऑर्बिट है तो उसको 5 से 7 वर्ष ही रहने के लिए अपन उसको भेजते हैं, और जियो ऑर्बिट है तो इसको 10 से 15 वर्ष के लिए ही अपन भेजते हैं। मान लीजिए इसका समय पूरा हो गया तो फिर क्या करेंगे इसको, तो इसको एक जीरो ग्रेविटी के अंदर छोड़ देंगे और ऐसी जगह पहुंचा देंगे जहां से वापस पृथ्वी पर नहीं आएगा, और वो ऊपर ऊपर घूमते हुए धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, ठीक है। ये अपने को समझना है। 25 प्रश्न, जब सूर्य पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध हो जाता है, ध्यान रखना, जब सूर्य पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध हो जाता है तो उपग्रह किससे चलता है? उपग्रह चलता है बैटरी से। ध्यान रखना, सोलर पैनल से, सूर्य से ये चार्ज होता है, बैटरी होती है और उस बैटरी से फिर ये चलता है, और जैसे ही सूर्य वापस उसके सामने आ जाता है तो उस सूर्य से वापस अपनी रोशनी लेकर बैटरी को एक तरह से अपन चार्ज करता रहता है। तो सूर्य द्वारा पृथ्वी, जब सूर्य पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध हो जाता है, एक रोक दिया जाता है, तो उपग्रह किससे चलता है? बैटरी से चलता है, ठीक है। इसमें कोई इतना दिक्कत नहीं थी तो मैंने डायरेक्ट उसमें इसका उत्तर ही लिख दिया। माइक्रोफोन का मुख्य कार्य क्या? माइक्रोफोन का मुख्य कार्य क्या है? तो ध्वनि को विद्युत संकेत में बदलना, विद्युत संकेत को ध्वनि में बदलना, सिग्नल को बढ़ाना, ब्लूटूथ कनेक्शन देना। माइक्रोफोन का कार्य क्या है? मान लीजिए मेरी एक आवाज है और उस आवाज को विद्युत संकेत के अंदर बदल रही है। तो आप पहला प्रश्न इसका
24-26 का ए नंबर उत्तर सही है। ध्वनि को विद्युत संकेत में बदलना, कि मैं बोल रहा हूँ और वो आपको समझ आज सुनाई दे रहा था, ये क्या है, कैसे माइक्रोफोन से आपके सामने आवाज रिकॉर्ड होकर आ रही है। ये देखिए मैंने और लिख दिया इसमें, हमारी आवाज ध्वनि तरंगों साउंड वेव्स के रूप में निकलती है। माइक्रोफोन इन तरंगों को पकड़कर उन्हें इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देता है, जिसके बाद लाउड स्पीकर रिकॉर्डर कंप्यूटर द्वारा उपयोग में किया जाता है। तो ठीक है, आपको समझ में भी आ गया होगा कि क्या होता है इसमें। ठीक है, माइक्रोफोन ध्वनि और विद्युत संकेत। ठीक है, माइक्रोफोन ध्वनि को लेता है, फिर विद्युत संकेत के अंदर बदल देता है और फिर आगे पहुंचा देता है। नेक्स्ट प्रश्न 27, ट्रांसमिट क्या करता है, ट्रांसमीटर क्या करता है, सॉरी ट्रांसमीटर क्या करता है। तो ट्रांसमीटर का कार्य आपको पता होगा कि डेटा को प्रसारित करता है, डेटा को पुनः प्रसारण करता है, बिजली की आपूर्ति करता है, कोडिंग करता है। तो अपने को पता है डेटा को प्रसारित करने का कार्य करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने का कार्य करता है। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने कुछ लिख भी दिया है कि ट्रांसमीटर का मुख्य कार्य सूचना, इंफॉर्मेशन या सिग्नल को विद्युत तरंगों में बदलकर उन्हें एंटीना के माध्यम से प्रसारित या ट्रांसमिट करने का होता है। सरल शब्दों में कहे अपन तो उसमें भी मैंने लिखा है आपके सामने कि सरल शब्दों में क्या है कि जब हम कोई ध्वनि, वीडियो या डेटा भेजना चाहते हैं तो ट्रांसमीटर उसे विद्युत संकेत इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलकर रेडियो तरंगों के रूप में हवा में भेज देता है। ठीक है, ये थोड़ा आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। जब हम कोई ध्वनि, वीडियो या डेटा भेजना चाहते हैं तो ट्रांसमीटर उसे विद्युत संकेत इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलकर रेडियो तरंगों के रूप में हवा में भेज देता है। ठीक है, ये इसका कार्य मेन होता है। अब 28 नंबर प्रश्न है कि राउटर मुख्यतः किस लेयर पर कार्य करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रश्न आगे, राउटर मुख्यतः किस लेयर पर कार्य करता है। राउटर क्या है, राउटर एक नेटवर्क के अंदर काम में लाने वाला एक डिवाइस है। जब नेटवर्क में काम आता है राउटर, तो कौन सी लेयर हो गई, नेटवर्क लेयर हो गई राउटर। तो ध्यान रखना, राउटर हो गया, मॉडेम अपन कहते हैं, एक स्विच होते हैं, एक ये सब क्या है, ये सब एक तरह से अपन कहे तो इस नेटवर्क लेयर के भाग है। ठीक है, ये आ गया नेटवर्क लेयर। ओएसआई मॉडल की तीसरी लेयर, ओएसआई मॉडल की तीसरी लेयर है। इस लेयर का मुख्य कार्य डेटा पैकेट्स को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पहुंचाना है। एक पैकेट्स को दूसरे पैकेट्स एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा पैकेट्स को पहुंचाने का कार्य होता है। राउटर आईपी एड्रेस का उपयोग करके यह निर्णय लेता है कि पैकेट को किस मार्ग या रूट पर भेजना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट करना कि एक तरह से ये ड्राइवर का कार्य करता है। क्या है, ड्राइवर को पता है कि किस आदमी को किस जगह उतारना है, तो ड्राइवर का कार्य ये है। 29 प्रश्न, फाइबर ऑप्टिक केबल में सिग्नल किसके रूप में प्रसारित होता है, किसके रूप में, ध्यान रखना सिग्नल पूछे किसके रूप में होता है। ध्वनि तरंगे, प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, विद्युत धारा। तो फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होता है, फाइबर यानी एक रेशे होते हैं और रेशे वाले ध्यान है प्रकाशीय होते हैं, तो प्रकाश तरंगे, इसका सीधा सा उत्तर क्या है, प्रकाश तरंगों के अंदर सिग्नल को भेजा जाता है, फाइबर ऑप्टिक केबल। चलिए चलते हैं, इसके बारे में कुछ मैंने लिखा है, तो ये रहा। फाइबर ऑप्टिक केबल एक ऐसी संचार केबल होती है जिसमें कांच या प्लास्टिक के पतले रेशे होते हैं, फाइबर होते हैं जिनके माध्यम से डेटा को प्रकाश, लाइट सिग्नल्स के रूप में भेजा जाता है। एक केबल होती है, ऐसी संचार केबल होती है जिसमें कांच या प्लास्टिक के पतले रेशे फाइबर होते हैं जिनके माध्यम से डेटा को प्रकाश या लाइट सिग्नल्स में भेजा जाता है। ये आप अपना देख लीजिएगा। 30 नंबर प्रश्न है, ये मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी बता दिया, अभी वापस आ गया अपने पास, थोड़ा अलग करके दिया मैंने कि सैटेलाइट संचार में अपलिंक व डाउनलिंक क्रमशः किस दिशा में होता है। अपलिंक का क्या मतलब होता है कि अप करना, ऊपर करना। और ऊपर क्या है, ऊपर है उपग्रह, नीचे क्या है, धरती। तो धरती से उपग्रह जाना। और डाउनलिंक यानी कि उपग्रह से वापस धरती पर आना। तो देखिए, धरती से उपग्रह और उपग्रह से धरती, ये इसका राइट है। फिर अपन कहे कि एक और चीज होती है इसमें, साइड लिंक। जैसे मैंने साइड लिंक उसमें पढ़ाया था, इसमें नहीं है अपने पास ऑप्शन है, फिर मैं बताता हूँ साइड लिंक क्या। मान लीजिए एक उपग्रह ये धरती है। अब ये एक या तो इसको सिग्नल दे और फिर ये इसको दे, फिर ये इसको दे वापस, एक तो ऐसा चले, या फिर डायरेक्ट एक दूसरे को दे दे। तो जब उपग्रह एक दूसरे से डायरेक्ट बातचीत करते हैं, डायरेक्ट एक दूसरे को अपना डेटा पहुंचाते हैं, उसको बोलते हैं साइड लिंक। के धरती को साइड कर दिया और खुद ने एक दूसरे से लिंक कर दिया। तो साइड लिंक का अर्थ क्या है, दो उपग्रह आपस में एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, एक तरह से डेटा का आदान प्रदान कर रहे हैं, उसको बोलते हैं साइड लिंक। चलिए चलते हैं 31 प्रश्न पर। ओएसआई मॉडल में डेटा प्रस्तुति कौन सी लेयर्स में, देखो प्रस्तुति मैंने लिखा, प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन ना, समझ जाएगा प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर। प्रस्तुति करना, एक शो ऑफ करना, और प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है, अपन शो करते हैं किसी चीज को, तो प्रेजेंटेशन लेयर होगी। ये मैंने लिखा है कुछ
की छठी लेयर होती है प्रेजेंटेशन। मुख्य कार्य क्या है, ये सुनिश्चित करता है कि डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक सही फॉर्मेट में पहुंच गया है और वहां पर उसको प्रेजेंट भी करना है। आगे चलते हैं, मॉड्यूलेशन का उद्देश्य क्या है। मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन का उद्देश्य क्या है, तो अपने को पता है सिग्नल को भेजने योग्य रूप में बदलना। सिग्नल को भेजने योग्य रूप में बदलना, इसका राइट आंसर है मॉड्यूलेशन का। मॉड्यूलेशन का, चलिए चलते अपन देखते हैं क्या है। ये रहा मॉड्यूलेशन का मुख्य उद्देश्य, सूचना यानी इंफॉर्मेशन सिग्नल को लंबी दूरी तक भेजने योग्य बनाना। कि मान लीजिए मुझे लंबी दूरी पर जाना तो मुझे गाड़ी के अंदर तेल चल डालना पड़ेगा, तो ठीक है, मॉड्यूलेशन का कार्य क्या है कि लंबी दूरी तक सिग्नल को भेजने योग्य बनाने का कार्य मॉड्यूलेशन का है। वह प्रक्रिया है जिसमें संदेश संकेत यानी मैसेज सिग्नल को उच्च आवृत्ति वाले कैरियर सिग्नल में पर आरोपित किया जाता है ताकि उसे ट्रांसमिट किया जा सके। ये कैरियर सिग्नल जो उच्च आवृत्ति वाला है तो उसके ऊपर रखेंगे, फिर वो सीधा आगे चला जाएगा। ठीक है, अब आगे अपने पास 33 नंबर प्रश्न, एएम जो है उस एएम के अंदर ए क्या। ठीक है, ए का अर्थ क्या, अपन कहते हैं 9 एएम हो गए, तो 9 एएम के अंदर एम और ए अलग अलग होता है, तो ए का अर्थ क्या उसमें ये पूछा गया है। तो 33 नंबर प्रश्न अपने पास, एएम में ए का अर्थ क्या है, तो एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड, ये जानना एम्पलीट्यूड एएम के अंदर ए का अर्थ है। तो चलिए चलते हैं, कुछ देखते हैं अपन। ये रहा पूरा का पूरा, एएम का पूरा फुल फॉर्म क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। याद रखना है अपने को, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में करियर सिग्नल की एम्पलीट्यूड को संदेश सिग्नल में अनुसार बदला जाता है। तो अपन कह सकते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल की एम्पलीट्यूड को संदेश सिग्नल यानी इंफॉर्मेशन सिग्नल के अनुसार बदला जाता है। जबकि फ्रीक्वेंसी और फेज स्थिर रहते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है वो रहेगी, फेज जो है वो रहेगा, सिर्फ उसका एक तरह से स्ट्रक्चर बदल रहा है। जैसे अपन देखते हैं, देखिए रेडियो प्रसारण है और उसके अंदर एएम बैंड कितना होता है, 535 किलो हर्ट्ज से 1605 किलो हर्ट्ज तक का उपयोग होता है रेडियो प्रसारण के अंदर। तो एक तरह से ये एएम है। और फिर अपन कहते हैं कि एफएम में आवृत्ति क्यों बदली जाती है। एफएम में आवृत्ति क्यों बदली जाती है, तो सिग्नल सुधारने के लिए। आवृत्ति क्यों, सिग्नल सुधारने के लिए बदली जाती है। एफएम रेडियो है, उसमें सही से छू बज रहा है, आवाज सही नहीं आ रही तो उसकी आवृत्ति को अपन बदलते हैं ताकि वो सिग्नल अच्छा आएगा। सिग्नल सुधारने हेतु एफएम में आवृत्ति बदली जाती है। ये देखिए मैंने लिखा है वापस आगे, एफएम मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एएम यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, आपको याद रखना है। सूचना सिग्नल को करियर सिग्नल पर आरोपित करने के लिए उसकी जानकारी को आवृत्ति के रूप में व्यक्त किया जाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल के द्वारा। ठीक है, इसमें कैरियर सिग्नल की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को संदेश सिग्नल की तीव्रता के अनुसार बदला जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट अपने को याद रखना है। यानी जब संदेश सिग्नल की तीव्रता बढ़ती है तो कैरियर की आवृत्ति बढ़ जाती है। देखिए कितना बड़ा प्रश्न है ये। जब संदेश सिग्नल जो वो मैसेज होता है उसकी तीव्रता बढ़ती है यानी कि भागने की गति बढ़ती है तो कैरियर की आवृत्ति भी बढ़ेगी। आवृत्ति यानी कि उसको भी एक तरह से ज्यादा वर्क करना पड़ता है। जब तीव्रता घटती है तो आवृत्ति भी कम हो जाती है। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न है, डिजिटल सिग्नल किस रूप में होता है। डिजिटल सिग्नल किस रूप में होता है। देखो निरंतर होता है क्या, नहीं, असतत होता है। हाँ, असतत का अर्थ क्या होता है कि एक बार बंद हो गया एक बार चालू हो गया, एक बार बंद हो गया एक बार चालू हो गया। ऐसे अपन कैसे कहते हैं इसको, असतत। यानी अपन कहें कि डिजिटल गणना किस में होती है, 0 से 1, और 0 1 एक बार ऑफ एक बार ऑन, एक बार ऑफ एक बार ऑन, ऐसा अपन इनको याद रखना है। तो असतत स्तर 35 का है, असतत स्तर। अपन चलते क्या होता है असतत, ये देखिए ना, असतत स्टार या स्तर मैंने लिखा है डिस्क्रीट लेवल, इसको मैंने डिस्क्रीट लेवल बोलते हैं अपन। का अर्थ होता है ऐसा स्थिर जो लगातार कंटिन्यूस नहीं होता बल्कि चरणों या स्टेप्स या निश्चित मानों या फिक्स वैल्यू में बदलता है। फिक्स वैल्यू में स्टेप है फिक्स इसके, उसको बोलते हैं अपन असतत। जैसे डिजिटल सिग्नल वह सिग्नल होता है जो केवल दो निश्चित मान वैल्यू में होते हैं, 0 और 1। 0 मतलब लो हो गया, लो मतलब कम या बंद हो गया, 1 मतलब हाई हो गया या बंद हो गया। ठीक है, ये अपने को देखना है। मतलब कि ये जो प्रश्न है इसमें अपन कह सकते हैं कि सिग्नल डिस्क्रीट के रूप में होता है। डिस्क्रीट के जो लगातार नहीं बल्कि चरणों में स्टेप में होता है, एक बार बंद हो गया एक बार चालू, एक बार बंद एक बार चालू। ठीक है, 0 और 1 की फॉर्म में, जिसको बोलते हैं असतत स्तर। असतत स्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न, टीडीएमए किसका प्रकार है। टीडीएमए किसका प्रकार है। टीडीएमए मल्टीप्लेक्सिंग का प्रकार, मल्टीप्लेक्सिंग का प्रकार टीडीएमए है। अब होता क्या है, चलिए अपन चलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग की ओर। ये अपने पास पूरा डिटेल मैंने लिखी है आपके सामने। टीडीएमए का पूरा नाम क्या है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस
टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। टीडीएम एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक ही चैनल या फ्रीक्वेंसी को टाइम के अनुसार कई उपयोगकर्ताओं में बांट दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना आप, प्रश्न ऐसे बनने की संभावना रहेगी कि टीडीएम में क्या है, एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक चैनल या फ्रीक्वेंसी को समय या टाइम के अनुसार कई उपयोगकर्ताओं में बांटा जाता है। मतलब एक ही को बहुत सारे उपयोगकर्ता के अंदर उसको बांट रहे हैं। अर्थात अपन कहे थोड़ा और सरल भाषा में कि हर उपयोगकर्ता को डेटा भेजने या प्राप्त करने के लिए एक निश्चित समय स्लॉट दिया जाता है। ये अपने को इसमें और थोड़ा अपन आसानी से इसको बांट सकते हैं। तो टीडीएमए का अर्थ अपने को पता चला। 37 मोबाइल नेटवर्क की नींव क्या है। अब नींव पूछ रहे हैं ना, रीढ़ की हड्डी एक तरह से अपन कहे कि नींव क्या है, तो नींव है अपने पास सेलुलर सिस्टम। मोबाइल नेटवर्क की नींव क्या है, सेलुलर सिस्टम। देखो आप रेगुलर पढ़ रहे हैं परंतु ये टॉपिक थोड़ा अलग है, इसमें आपको पता है कि प्रश्न क्या, परंतु उसका उत्तर आपको पता नहीं होगा। देखिए सेलुलर सिस्टम अपन सोच भी नहीं सकते कि मोबाइल नेटवर्क की नींव है, ठीक है। तो सेलुलर सिस्टम होता क्या है वो अपन चलते हैं, देखते हैं अपन कि मोबाइल नेटवर्क है, उस मोबाइल नेटवर्क को सेल्यूलर सिस्टम के आधार पर डिजाइन किया गया। इसमें इस चित्र एरिया को छोटे छोटे सेल्स में बांट दिया जाता है। मतलब सेल्यूलर सिस्टम में क्या होता है इसमें कि छोटे छोटे एरिया है ना उसको सेल्स में बांट दिया जाता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि इस हर सेल में बेस स्टेशन होता है, बीटीएस है ना, बीटीएस यानी बेस स्टेशन। हर सेल में बेस स्टेशन होता है जो उस क्षेत्र में मोबाइल संचार की सुविधा प्रदान करता है। तो अपने को पता है मोबाइल संचार की सुविधा प्रदान करने का कार्य किसका है, सेल्यूलर सिस्टम का है, सेल्यूलर सिस्टम का है, ठीक है। आगे चलते अपन नेक्स्ट वीडियो यदि आपको देखना है तो 41 से 60 क्वेश्चंस का नेक्स्ट वीडियो अपने पास आएगा एक दिन बाद। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक भी करें ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो को भी ना चूके। परीक्षा से पहले टोटल 5 वीडियो होंगे इसके टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के, वो 5 वीडियो आपको देखने बहुत जरूरी है क्योंकि उसी में से 5 प्रश्न आपके परीक्षा में छपेंगे, इतनी मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। जीपीआरएस का फुल फॉर्म, जीपीआरएस का पूरा नाम क्या है, जीपीआरएस का पूरा नाम क्या है, तो अपने को पता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस इसका राइट आंसर है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस जीपीआरएस का पूरा नाम। आगे चलते हैं, जीपीआरएस का पूरा नाम क्या हो गया अपना, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। और क्या है इसमें, तो इसकी परिभाषा और मैंने लिखी है इसमें, जीपीआरएस एक मोबाइल डेटा सेवा है जो पैकेट स्विच तकनीक, ये देखिए ये आ गया, ऐसे से प्रश्न पूछे जाते हैं अंदर ही अंदर। पैकेट स्विच टेक्नोलॉजी पर कार्य कौन करता है, तो जीपीआरएस करता है, समझ रहे आप, उपयोग करके नेटवर्क, इंटरनेट और डेटा ट्रांसमिशन की सुविधा देता है। तो अपन कह सकते हैं कि जीपीआरएस किस तकनीक पर आधारित है, तो पैकेट स्विच टेक्नोलॉजी पर आधारित है। यह 2G व 2.5G जीएसएम नेटवर्क पर आधारित भी है, ये भी अपने को याद रखना है कि 2G और 2.5 जीएसएम नेटवर्क पर भी आधारित होता है, ठीक है। तो ये क्या था अपने जीपीआरएस, जीपीआरएस। अब है जीएसएम, जस्ट आगे देखो मैंने आपके सामने जीएसएम लिखा है, ये जीएसएम, तो जीएसएम क्या होता है ये मैंने प्रश्न वापस रखा है आपके सामने कि जीएसएम में एम का अर्थ क्या है, जीएसएम में एम का अर्थ क्या है, तो जीएसएम में एम का अर्थ क्या है, मोबाइल है, एम का अर्थ मोबाइल है। अब चलते हैं अपन जीएसएम होता है क्या है, ये रहा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जीएसएम का फुल फॉर्म है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना, मोस्ट कर रहा हूं मैं क्योंकि जीएसएम के प्रश्न पूछे गए हैं। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जीएसएम एक सेल्यूलर नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जो मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए विकसित की गई है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, ये तकनीक वॉइस कॉल, टेक्स्ट मैसेज, एसएमएस डेटा सेवाएं प्रदान करती है। तो अब आपने को पता होगा कि जीएसएम जो है यही सब कुछ मोबाइल चलाने का कार्य करता है। अब अंतिम प्रश्न IMEI, ये मोबाइल के अंदर ये 2-3 मोबाइल से जुड़े हुए प्रश्न आ गए अपने पास। IMEI संख्या का उपयोग किसके द्वारा लिए होता है, मोबाइल की पहचान के लिए, नेटवर्क स्पीड मापने के लिए, डेटा ट्रांसफर के लिए, सिम कार्ड की जांच, नहीं भाई, मोबाइल की पहचान के लिए। कोई मोबाइल गुम हो जाता है उसको IMEI के द्वारा ही उसको पकड़ा जा सकता है, उसके अंदर एक कोड होता है और उस कोड के द्वारा उस मोबाइल की पहचान की जाती है, ठीक है। क्या होता है उसमें IMEI का फुल फॉर्म, ये रहा अपने पास। IMEI संख्या का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल मोबाइल इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या। हर मोबाइल की अलग अलग होती है, 15 अंकों की एक संख्या होती है, 15 अंकों की एक संख्या जो हर मोबाइल फोन को दी जाती है। यह संख्या मोबाइल की पहचान आइडेंटिटी बताती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी व्यक्ति के लिए आधार नंबर होता है। तो अपन कह सकते हैं एक मोबाइल का आधार नंबर क्या है, IMEI, ठीक है, मोबाइल का आधार नंबर क्या है, IMEI, ठीक है। ये थे अपने पास 40 प्रश्न, 21 से 40 प्रश्न। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि कमेंट में बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि मुझे कुछ सुधार करना है या
नहीं करना। नेक्स्ट वीडियो आएगा 41 से 60 प्रश्नों का, आप जरूर देखें। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के मध्य शेयर करें, जो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर करें, स्टेटस पर लगाए और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। जय हिंद।